अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली है। 27वीं आईनी तरमीम के हक में 64 वोट आए, जबकि मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। 7 दिन के अंदर अंदर ये तरमीम सेनेट से मंजूर कर ली गई। 7 दिन पहले यानी 3 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्सपोस्ट के जरिए 27वीं आईनी तरमीम का बताया। फिर 6 नवंबर को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ, जो अगले दिन 7 नवंबर को भी जारी रहा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के अगले ही दिन वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। वजीर आजम आज़रबाईजान के दौरे पर थे, उन्होंने वहीं से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की और फिर वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। इसके बाद उसी दिन यानी हफ्ते को ही वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश कर दिया, जिसे सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिया गया। हफ्ते और इतवार को इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास हुए और 2 दिन की भी मुशावरत के बाद कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। अपोजिशन ने इस इजलास का बॉयकॉट किया। तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मजलिस वहदत मुस्लिमीन इजलास में शरीक नहीं हुए। और फिर आज सेनेट के इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक ने कमेटी की रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम बिल सेनेट में पेश कर दिया, जिसकी मरहलावार मंजूरी हो गई। इस दौरान अपोजिशन एहतजाज करती रही और जब वोटिंग हुई तो अपोजिशन ने उसका बॉयकॉट कर दिया। अपोजिशन के 2 सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दे दिया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो और जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर अहमद खान ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दे दिया और यूं 27वीं आईनी तरमीम 64 वोट्स के साथ मंजूर हो गई है, जिसके तहत वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी, जिसकी पहली तश्कील वजीर आजम के मशवरे पर सदर मुमलिकत करेंगे। हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दे दिया जाएगा और इनकार करने वाले जज का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला जाएगा। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की गई है, जिसके तहत आर्मी चीफ के पास चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी होगा, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म हो जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। वो बतौर आर्मी चीफ रिटायर होकर भी सारी जिंदगी वर्दी में रहेंगे। उन्हें सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए ही हटाया जा सकेगा और उन्हें सदर मुमलिकत की तरह इस्तिस्ना हासिल होगा। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर कानून और इंसाफ आजम नज़ीर तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे में ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब, जाहिर है आपने बहुत किरदार अदा किया इन तरामीम के हवाले से। इसके अलावा ना सिर्फ इन्हें डिज़ाइन करने में बल्कि जो कंसेंसस है उसे डेवलप करने में। मुझे ये बताएगा कि जो सबसे बड़ी तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि आपने आइन का बुनियादी ढांचा ही बदल दिया है। जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अदलिया की आज़ादी है, वो ही छीन ली है आपने आइन से। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब इनवाइट करने का। मेरी समझ से बालातर है कि आप अगर इस तरमीम की शिक्कें पढ़ें और जो बुनियादी ढांचा है आइन का, उससे ये मुतसादम कैसे है। पहली बात तो ये है कि जो फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे 1973 का आइन बनाने वाले, उन्होंने जब आइन मुकम्मल कर लिया और कंसेंसस के साथ किया, उस वक्त आपको मालूम है पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ी मेहनत की और उन्होंने सबको ऑन बोर्ड करके, चाहे वो मजहबी जमातें थी, चाहे वो लिबरल साइड की थी, चाहे वो इलाकाई जमातें थी, उनको इकट्ठा बिठाया, कौमी लीडर्स को इकट्ठा किया। 1973 के आइन के बारे में मेरे ख़्याल में अगर कहा जाए तो एक कंसेंसस हमेशा से रहा है कि ये एक मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट है। फ्रेमर्स ने भी लिखा था आइन के आर्टिकल 239 में कि पार्लिमान का ये इख्तियार रहेगा कि आइन में जिस तरह की जब चाहे और लिमिट, जिस लिमिट तक भी तरमीम करना चाहे करे, और अदालत को इस तरमीम को परखने का इख्तियार नहीं होगा। इट शैल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। पहली तो बात यह है कि जब ये लिखा गया और ये एक मुतफ़िका डॉक्यूमेंट भी था, तो फिर अदालत ने ख़ुद ही एक बुनियादी ढांचे की बात या लोगों ने कहाँ से बना ली। लेकिन मैं एहतराम करता हूँ इस नज़रिए का भी। फिर रावलपिंडी बार एसोसिएशन में रिसेंट पास्ट में एक बड़ी बैठक हुई सुप्रीम कोर्ट की, फुल कोर्ट ने, जो APS साने के बाद सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर फ़ौजी अदालतों में बड़ी तफसीली उस पर बहस मुबाहिसा हुआ। और आपको याद होगा कि जस्टिस साकिब निसार ने और जस्टिस नासरुल मुल्क ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको कंक्लूड किया और उन्होंने कहा कि 22 करोड़ थी उस वक्त शायद आबादी, या थोड़ी मेरे ख्याल में 18 करोड़ थी जो नंबर था। उन्होंने कहा कि 17 जजेस जो हैं उनकी विजडम जो है वो 20 करोड़ या 22 करोड़ अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों से ज़्यादा नहीं हो सकती, और विल ऑफ पीपल जो है वो हमारे आइन की बुनियादी रूह है।
तो पार्लियामान अगर मतलूबा अक्सरियत के साथ कोई तरमीम करती है तो हमें उसमें तब्दीली का इख्तियार नहीं है। अब आगे चलते हैं। इसको अगर आप एक तफसीली नज़र से देखें तो इसमें कौन सी अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ किया गया है, बल्कि मैं कहता हूँ कि अब के बार तो और ज़्यादा इसको वाटर टाइट कर दिया गया है। जो आइनी अदालत का क़याम हुआ है उसमें लिख दिया गया कि पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस में से होगा। ये आइन के अंदर लिख दिया तरमीम में, जो तरमीम पास होनी है अभी नेशनल असम्बली से। तजवीज़ ये है कि जो पहले चीफ जस्टिस है उनका तकर्रुर भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस से होगा। और कौन करेगा? क्योंकि इस तरमीम के होने से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जी मैं अर्ज़ करता हूँ, वजह यह है कि जिस वक्त ये तरमीम होनी है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दफ़ा तहलील हो जाएगा, वो मुकम्मल होगा जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्यूनी जज तो रहेंगे, लेकिन जब नई बनने वाली आइनी अदालत के चीफ जस्टिस और प्यूनी जज का तकर्रुर हो जाएगा, उसके बाद दोनों चीफ जस्टिस साहबान ने मिल के 5वें जज का मुतफ़िका इंतखाब करना है। अगर नहीं होता तो फिर वो दीगर कमीशन के सामने आएगा। वो पहली तकर्री जो है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पे होगी, और वो भी लिख दिया गया है कि वो जजेस जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, तो या तो वो किसी को बाहर से बुला के कहें कि आप आएँ और आप अदालत में बैठ जाएं। वैसे मगर नहीं, मैं ये तवक्को रखता हूँ ये तो होता रहा है ना माजी में। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपोजिशन में थे, आपको बहुत सारे जजेस से पर एतराज़ होता था, हम ख्याल जजेस आपके उनको कहा करते थे, और ज़ाहिर है उनके फैसले भी यही बात बताते थे कि वो किस तरीके से हम ख्याल जजेस हैं। तहरीक इंसाफ को अब कुछ जजेस पर एतराज़ रहा जब उनकी हुकूमत गई, तो जब ये इख्तियार ही, एक तो आप इतने इख्तियारात के साथ एक आइनी कोड बना रहे हैं जिसकी तश्कील पर पहले ही सवाल उठ रहा है कि वो बना क्यों रहे हैं। जब आपने आइनी बेंच बनाया था, आपने जिसकी तादाद 34 कर दी थी, वो अभी भी 24 हैं, तो 10 और जज भर्ती कर लेते, वहीं से काम चल जाता। तो आपने बनाई क्यों? और उसमें फिर जो पहली तैनातियाँ हैं वो भी अगर वज़ीर आज़म की मुशावरत से सदर ने करनी है, और सदर और ज़ाहिर जजेस होते हैं जिनसे कुछ को इख्तलाफ होता है, हुकूमत को कुछ मनपसंद हो, तो एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत तो बढ़ा दी आपने, अदलिया की आज़ादी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। नहीं, देखें शाहजेब साहब, ये ट्रांजिशन होनी है, एक नई एंटिटी, एक नया इदारा खड़ा होने जा रहा है, और उसमें भी पूरी एहतियात की गई है कि पार्लियामान ने सोच समझ के और दीगर जो मुशावरत होनी थी सियासी लेवल पे और कानूनी हलकों में, उनसे मुशावरत करके ये कहा गया, ये कदगन लगा दी गई है वज़ीर आज़म पे कि वो सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में से नामज़द करेंगे, और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि उनका जो फ़ैसला होगा वो सीनियरिटी के असूलों को, और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह के असूल वज़ा किए जाते हैं तकर्री के वक्त पे, और जो 26वीं आइनी तरमीम में कुछ असूल वज़ा किए गए हैं कि आप एक पैनल में से अपना माइंड अप्लाई करके देखेंगे कि इस ओहदे के लिए कौन सी मौजू शख्सियत है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है वज़ीर आज़म जो हैं वो एक इलेक्टेड एग्जेक्टिव हेड हैं मुल्क के, और ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ। इसी 1973 के आइन में सिर्फ कंसल्टेशन थी, और इसी 73 के आइन को 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद ही इंटरप्रेट कर लिया, और उन्होंने कहा कि ये इस तरह से नहीं है, ये चीफ़ जस्टिस ही की मर्ज़ी से बाकी सारा कुछ होगा। सरे तस्लीम खम कर दिया गया। मैं तो उस हद तक भी समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं थी। कंसल्टेशन इज़ कंसल्टेशन, ये मतलब नहीं है कि एक जो कंसल्ट करने वाला है वो टोटल इररेलेवेंट हो जाए और जिससे कंसल्टेशन की जा रही है वही 100% हो जाए। तो कोई एक बैलेंस होता है ना एग्जेक्टिव, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आपको पता है, बहुत सारे ममालिक में एग्जेक्टिव तकर्री करती है। तो यहाँ पे तो फिर हमने 18वीं तरमीम में एक लार्जर कमीशन बनाया। आपको ये भी पता है कि उस कमीशन की शक्ल क्या थी, वो तकरीबन वही थी जो 26वीं तरमीम में बनाया गया, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस को नागवार गुजरा। उन्होंने एक पटिशन फाइल करवाई, उस पटिशन की बेसिस पे उन्होंने फिर जैसे कैसे हुआ 19वीं तरमीम कराई, उसमें उसका हुलिया बिगड़ा। उसके बाद आप सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया जो जुडिशल कमीशन, मैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, 18वीं तरमीम हुई थी, 9 महीने की मुशावरत के बाद हुई थी। जब उन्हें बुरी लगी तो नून लीग उनके साथ खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से 19वीं तरमीम हुई। इसलिए साथ खड़ी हुई कि जब ये कहा जाए कि हम पूरी की पूरी तरमीम उड़ा देंगे, मुझे ये कहने दें
कि हम पूरी की पूरी तरमीम उड़ा देंगे और मुल्क पहले बमुश्किल मार्शल लॉ से बाहर निकला था, आप एक और मार्शल लॉ की तरफ जा सकते थे उस सूरत में, उस क्राइसिस में। तो इन सारे सियासतदानों ने जो कि सब इकट्ठे मिलके बैठे हुए थे और एक 9 साला मार्शल लॉ और फिर वकला बहाली, जो अदलिया बहाली की वकला तहरीक में ये सारे सियासतदान उनका साथ दे चुके थे, उन्होंने इस वजह से आफियत जानते हुए वो बात की और उन्होंने 2 हिस्से कर दिए कि दूसरी पार्लिमानी कमेटी होगी। अब एग्जेक्टिव की पार्लिमानी कमेटी अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की नफ़ी कर सकती है, सेटिसाइड कर सकती है 2/3 अक्सरियत से, और उनकी रिकमेंडेशन को वापस कर सकती है, यानी कि क्वाश कर सकती है, तो वो अदलिया में मुदाखलत नहीं थी। इस तरह ना करें, हम एक साइड पे खड़े हो जाते हैं। अभी हमने जो एहतियातें की हैं वो भी सुन लें। आईनी अदालत बनाते हुए हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में से पहले चीफ जस्टिस लगेंगे। हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान इस वक्त मौजूद हैं, जो भी हैं एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, जब ये बन जाएगी, वो अपनी सीनियरिटी हमेशा बरकरार रखेंगे। वो जब भी आईनी अदालत में जाएंगे तो अपनी इंटर से सीनियरिटी पे जाएंगे, बाहर के हाई कोर्ट से या डायरेक्ट अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है ये उनसे ऊपर चले जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है उनकी तकरीम को सामने रखते हुए और जो ओहदे की तकरीम है उसको सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास बाकी सारे इख्तियारात हैं। ये भी लिख दिया कि ये 2 अदालतें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो इनमें से जो सीनियर मोस्ट होगा या जो सीनियर चीफ जस्टिस होगा वही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सरबराह होगा, वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सरबराह होगा। बाकी लॉज में भी तरमीम सजेस्ट की हुई है कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन के भी वही सरबराह होंगे। जहाँ जहाँ पे इस तरह की सरबराही है, वो जो रिव्यू बोर्ड्स है उसकी सरबराही भी उनके पास है। और अगर वो सीनियर है, कल को अगर आईनी अदालत किया गया था में जज साहिबान में से कोई क्या चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया गया था 27वीं आईनी तरमीम से पहले? देखिए, मैं बड़े अदब से ये बात करूंगा, जैसे आपने कहा था, ये कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से भी वायलेशन होती अगर उनसे कंसल्ट किया जाता। और जिस तरह की उनकी तबीयत है, उन्होंने बिल्कुल कंसल्टेशन के लिए ना हाँ करनी थी और ना ही उन्होंने इसका हिस्सा बनना था। वो एक इंतहाई इंडिपेंडेंट आदमी है और मेरा नहीं ख्याल कि सियासी क़यादतों को या एग्जेक्टिव को इस तरह की कानून साजी से पहले जज साहिबान से मुशावरत करनी चाहिए। हो सकता है कल को कई ऐसे मामलात हैं जो ज़ेरे तनकी आएँ और फिर आप मुशावरत करके उनकी नोट लेके करते तो ये तो वैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट में भी इसकी ममानत है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूनाइटेड किंगडम, सब में एपेक्स कोर्ट के पास दोनों इख्तियारात होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी और ऑर्डनरी केसेस का भी। और यही आमतौर पर अदालतें हैं जिनके प्रेसिडेंट फॉलो किए जाते हैं। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई गई, इसलिए वहाँ पे बनाई गई क्योंकि वहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन नहीं थी नॉर्मल कोर्ट्स की, नॉर्मल एपेक्स कोर्ट की इन मामलात में, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई गई। पाकिस्तान जिन ममालिक में को आमतौर पर फॉलो करते हैं वहाँ पर नहीं अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। शाहजेब साहब, देखिए, ये बात 2006 से चल रही है और ये बात अगर इतनी गंदी और इतनी ही नाकाबिले अमल होती और इतना बड़ा हमला होता तो अब तक तो उन सियासी जमातों के भुरकस निकाल दिए जाते अवाम की तरफ से और बार बॉडीज़ की तरफ से और जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से। ये आइडिया फ्लोटेड था और आपने देखा जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, हमने एक्सटेंसिव कंसल्टेशन की और इवन बार बॉडीज़ के साथ, रिटायर्ड जजेस के साथ। मैं खुद 3 घंटे कटहरे में खड़ा रहा यहाँ पे इस्लामाबाद में। लॉयर्स के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कन्वेंशन था, एक एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने। आईनी अदालत के क़याम के लिए नोट दिया सब ने। उसके बाद जाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वोट्स थे, कास्टिंग वोट्स जिन्हें कहते हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं इस तरमीम के हक़ में तब आऊँगा जब आप इनको बेंचेस में तब्दील करेंगे। अब हम वो बदनसीब हैं कि हमने बेंचेस बनाए, हम पे ये तनकीद आई कि जी ये खुद बैठ के अंदर से बेंचेस जो हैं उसका रोस्टर बना देते हैं, जजेस कौन बैठेंगे कौन नहीं। इन्होंने अदालत के अंदर अदालत बना दी है। ये अंदर बैठ के जी अदालती वो बेंचेस फिक्स करते हैं। भाई उससे माफ़ी मांगी, उससे निकलने के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है जिसमें हर सूबे से बराबर नुमाइंदगी होगी। इस्लामाबाद की नुमाइंदगी सूबों से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये भी डाल दिया। सारे जो फेडरेटिंग यूनिट्स है उसमें बैठेंगे। पहली तकर्री के बाद
उस चीफ जस्टिस ने एक बैच लगाना है ताकि जुडिशल कमीशन जो है वो मुकम्मल हो सके। उसके बाद सारी तकर्रियाँ जुडिशल कमीशन के पास होंगी। जुडिशल कमीशन की जो हैयत है उसमें भी फिर 5 जजेस हैं। ये कहा जाता है ना कि जुडिशल कमीशन इन्होंने एग्जेक्टिव के कब्जे में आ गया। 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं जुडिशल कमीशन में। अब दोनों कोर्टों के चीफ जस्टिस, उनके सीनियर प्यूनी और एक मजीद जज होंगे सर्विंग। उसके बाद 2, एक लॉ मिनिस्टर, एक अटर्नी जनरल एग्जेक्टिव का ऐसे एक साइड पे कर देते हैं। 2 अपोजिशन के लोग हैं, वो एग्जेक्टिव से कहाँ आ गए। इसके अलावा एक स्पीकर का नॉमिनी है। मैं कहता हूँ जी आप उसे भी डाल लें कि वो भी एग्जेक्टिव का हिस्सा है, कि स्पीकर जीती हुई पार्टी के होते हैं। मैं बिल्कुल कैंडिड बात कर रहा हूँ। तो लॉ मिनिस्टर, अटर्नी जनरल, 2 ट्रेजरी के मेंबर और एक स्पीकर का नॉमिनी, हालांकि मैं इस हक में नहीं हूँ, वो बहुत इंडिपेंडेंट, इस दफ़ा जो उन्होंने लगाई है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट खातून। सो 5 जजेस हैं, 5 आ गए एग्जेक्टिव के या पार्लिमान के मिला के नुमाइंदे। अब 2 अपोजिशन के लोग बैठे हैं उसी कमीशन में और एक बार काउंसिल का नुमाइंदा है। अब अगर आप ये कहें कि वो भी इधर ही आएंगे और उनकी बात नहीं मानेंगे, शाहजेब साहब इन बातों का कोई जवाब नहीं है। मगर साहब इससे पहले की स्टेज जुडिशल कमीशन की स्टेज बाद में आएगी। मुझे याद है जब 26वीं आईनी तरमीम पर मैं आपको इंटरव्यू कर रहा था और 2-3 दफ़ा इंटरव्यूज़ में आपने एक बड़ी अहम बात की कि जो आइन साजी और कानून साजी होती है वो आइंदा को देखकर होती है, वो मुस्तकबिल को देखकर होती है। मगर ऐसा लग रहा है कि अब जैसे आपने एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाई है, उसके जो पहले चीफ जस्टिस हैं वो वज़ीर आज़म की कंसल्टेशन के साथ सदर लगाएंगे, फिर उसका जो पहला बैच है वो वज़ीर आज़म की कंसल्टेशन और चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ लगेगा। तो आपने आज का देख के कानून साजी की है, मुस्तकबिल का देख के नहीं आइन साजी की है ये वाली, क्योंकि आपका जो अगले 3-4 साल का टेन्योर है वो सेफ हो जाएगा हुकूमत के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। नहीं शाहजेब साहब, बिल्कुल नहीं है। देखिए इस ट्रांजिशन से और कैसे निकला जा सकता था। ये ट्रांजिशनल स्टेज है ना, एक नई एंटिटी बनी है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के पहले 5-6 जज साहबान हैं जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, ये खुद ज़ाहिर है एलिजिबल हैं, क्योंकि हमने पाबंद कर दिया प्राइम मिनिस्टर को कि वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस में से लगाएगा किसी को। अब इन सारों को बैठना नहीं था, उस कमीशन में बैठ नहीं थे सकते, क्योंकि इन्हीं के नामों में से 5-6 बंदों में से तो कंसिडरेशन होनी चाहिए असूली तौर पर। अब ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए जब तक नया जुडिशल कमीशन खड़ा नहीं हो जाता, इस 1 टाइम डिस्पेंसेशन है और ये जो क्लॉज है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उसमें कह दिया गया कि जी पहली अपॉइंटमेंट जो है सिटिंग जजेस में से वो वज़ीर आज़म करेंगे, उनकी एडवाइस पे सदर मुमलिकत करेंगे। उसके बाद जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हो जाएंगे वो जब ओहदे का हलफ ले लेंगे तो पहला बैच जो है, जो यकीनन मुख्तसर बैच होना चाहिए और होना भी चाहिए, उसकी तकर्री वो एडवाइस कर दे कि हो जाएगी। वंस 3 या 4 जजेस लग गए जो कि जुडिशल कमीशन को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है, कम से कम 1+1+1 3 लोग तो होने चाहिए। तो जुडिशल कमीशन की मीटिंग आएगी, उसमें जुडिशल कमीशन मुकम्मल हो जाएगा। जो 5वें जज का उसका सिलेक्शन है या नॉमिनेशन है वो भी हो जाएगी। उसके बाद ये क्लॉज दम तोड़ जाएगी। दम कैसे तोड़ जाएगी? देखिए ना, एग्जेक्टिव की मुदाखलत तो आपने फिर मीडियम टर्म के लिए कर दी है। फिर लग रहा है कि आप आज का देखे करें, क्योंकि जो जुडिशल कमीशन की तकमील हो रही है, सवाल सुनिएगा, जुडिशल कमीशन की जुडिशल कमीशन की तकमील हो रही है वो उन जजेस को लगाने से हो रही है जो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर और कंसल्टेशन से लगेंगे। पहला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस भी और उसके बाद पहले बैच के जजेस भी, और फिर वो जुडिशल कमीशन को कंप्लीट करेंगे, फिर आइंदा वो जुडिशल कमीशन में मौजूद होंगे बाकी फैसलों के लिए। तो ये तो एग्जेक्टिव की मुदाखलत बढ़ गई ना तार साहब। मैं अर्ज कर पहले तो ये बताइए कि मुंतखब वज़ीर आज़म जो है एग्जेक्टिव का, वो भारत का मुंतखब वज़ीर आज़म तो नहीं है, या ईरान के सदर को तो नहीं इख्तियार हम दे रहे हैं, या अफ़गानिस्तान में तो नहीं दे रहे ना। इस मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। मेरे आइन में ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि एग्जेक्टिव करीब से भी नहीं गुजरेगी जजेस की। ये इख्तियार पार्लियामान का है। मैं फिर दोहराऊंगा कि 73 का आइन जो कि कंसेंसस के साथ बनाया गया था, जिसमें किसी बंदे ने कभी उस पर उंगली नहीं उठाई, अगर 1973 से लेके 1996 तक वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर जजेस लगते रहे हैं, तो क्या क़यामत आई है इस मुल्क में? क्या हुआ है? ये तो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स थी जो इन्होंने 1996 में अल जिहाद ट्रस्ट में वो सारी पावर्स जो है वो अपनी तरफ खींच ली। उसके बाद जो उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, जब बनी 18वीं तरमीम हुई, जुडिशल कमीशन बना, उसकी फिर शक्ल बदल दी गई। पार्लिमानी कमेटी को क्या ये इख्तियार नहीं था? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ
कि वो जुडिशल कमीशन के किए गए फैसले जो प्योरली जजेस पे मुश्तमिल था और उसमें सिर्फ 2 नुमाइंदे थे हुकूमत के, उनको वो सेट असाइड करता और उन्होंने किया, इन्होंने रिटों में उसको फारिग कर दिया। तो देखिए ये कोई कब्जा या इजारादारी नहीं है। मैं एक डेमोक्रेट हूँ, मैं बिल्कुल इस पे मेरी बिल्कुल सोच वाज़ेह है कि आइन में मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना पार्लियामान का काम है। ये बुनियादी ढांचे वाला जो तसव्वुर है ये सेल्फ सर्विंग तसव्वुर है। हाँ, आप बुनियादी ढांचा ये है कि आप दूसरे अदारे को ख़राब ना करें, आप इंटरफेयर ना करें, आप वज़ीर आज़मों को डिसमिस ना करें, आप वज़ीर आज़मों की झूठी सजाए मौत को कंफर्म ना करें, आप जाके हसब तालों में छापे ना लगाएं। ये इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस और इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। साहब इस बात से तो इन द इंटरनल अफेयर्स जो अदलिया ने मुदाखलत की है इस बात से ज़ाहिर इनकार नहीं है। जिस तरीके से मुदाखलत की, जिस तरीके से पावर अपने पास लिए, 184(3) का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, उस पर तो एतराज़ नहीं। आपने कहा माजी में जब वज़ीर आज़म लगाता था ज़ाहिर एतराज़ात होते थे, ऐसा नहीं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कभी एतराज़ नहीं किया या नवाज शरीफ साहब को कभी एतराज़ नहीं हुआ। दूसरा मसला यह है जब आप कहते हैं ये ट्रांजिशन कैसे करते, सवाल यह है कि आप इस ट्रांजिशन में क्यों ही पढ़ते, जरूरत क्या थी? जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया था, आपने जजेस की तादाद 34 कर दी थी, अभी भी 24 थे, तो आप वहां पर 10 जजेस बढ़ा देते, वहां पर प्रोविंसेस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देते। एक पूरा सवाल मैं पूरा सवाल कर लूं क्योंकि आप 2006 की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मिसाल देते हैं, उसमें तो 6 साल के लिए बनना था क्योंकि जो आइन में बिगाड़ जनरल मुशर्रफ ने पैदा किया था उसे दूर करना था, मगर आप लोगों ने ही बताया कि वो 18वीं तरमीम के जरिए हमने दूर कर दिया है। तो जब वो बिगाड़ ही दूर हो गया था तो फिर आप 2006 की बार बार मिसाल दे रहे हैं कि उसके तहत बनाना था, हालांकि आप 26वीं तरमीम में कह चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो था वो अब बहुत है, कोर्ट की जरूरत नहीं है। बिलावल ने भी कहा था। मैं तो पार्लियामान की पावर्स के ऊपर इस कदगन पे आपका साथ नहीं दूंगा। आपकी सोच अपनी जगह पे बजा हो सकती है। सियासत में और बहस मुबाहिसे में खूबसूरती ये है कि आप एक दूसरे को अपनी दलील से कायल करते हैं। आपने जिक्र किया कि कौन कौन से जजेस लगे। क्या जस्टिस शफीउर रहमान साहब जो कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पे लगे थे, जस्टिस साद सऊद जान वज़ीर आज़म की एडवाइस पे लगे थे, उनके कैरेक्टर में, उनके काम में क्या कमी थी? जस्टिस भगवान दास एडवाइस पे लगे, वो क्या कैसे जज थे? जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी प्योर एडवाइस पे लगे, वो कैसे जज साबित हुए? जस्टिस नासरुल मुल्क और जस्टिस आसिफ खोसा और जस्टिस साकिब निसार वाले ये जो बैजेस हैं ये भी उसी पे लगते रहे हैं। तो ये बात छोड़ दे तो और मैं एक लिस्ट देना शुरू करूं, आपको इतने खूबसूरत जजेस नजर आएंगे। आसिफ खोसा, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस सजाद अली शाह साहब को माजी में और चले जाएं, इन जजेस पर, जस्टिस एजाजुल हसन, इन जजेस पर कोई एतराज नहीं है। शाहजेब साहब मैंने आपको मेरी अर्ज सुन लेना, मैंने एक सेकंड रुकिएगा, दोनों तरफ से निशानियां दिखाई हैं आपको। अब जो जजेस अपॉइंट किए 2010 के बाद, जो जजेस का जुडिशल कमीशन था, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो रिसेंट पास्ट में बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें फारिग हुए हैं। कोई मिसकंडक्ट पे गया है, किसी ने खुद इस्तीफ़ा दिया है, कोई कहानियाँ छोड़ के गया है, किसी ने कुछ फुटप्रिंट्स छोड़े हैं और आप लोगों ने वो देखा है इन अदालतों में होते हुए। अभी भी ये पावर की लड़ाई है, ये बेसिक स्ट्रक्चर की लड़ाई तो अंदर नहीं हो रही है कोर्ट के। वो जो बातें लोग करते हैं वो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अच्छा जी इसको कमज़ोर कर दिया, इसको मजबूत कर दिया। हमने तो इस हद तक एहतियात की है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उनके ओहदे के हवाले से भी किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की गई। पूरी एहतियात की गई कि वो सीनियर हैं, तमाम जो आईनी इदारे हैं उनकी सरबराही उनके पास है इस तरमीम के मुताबिक। और आइंदा भी जो सीनियर मोस्ट होगा उसके पास रहेगी। और सब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो 65 साल की उम्र में रिटायर होगा। जो आईनी कोर्ट का जज होगा वो 68 साल की उम्र में रिटायर होगा। जो आप देखिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जज भी ये नहीं देख रहा होगा अपनी रिटायरमेंट से पहले हुकूमत की तरफ, इदारों की तरफ, कि उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाना है रिटायर? तो ना देखे ना शाहजेब, आप अब अगर अच्छा ये अगर आर्ग्यूमेंट है तो फिर सारी हाई कोर्ट्स कंप्रोमाइज्ड हैं। पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स कंप्रोमाइज्ड हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है, वहाँ 62 साल है। तो इसका मतलब है वो तो कैंगरू कोर्ट्स हैं, वहाँ तो किसी को नहीं जाना चाहिए, उनका तो कोई एतमाद ही नहीं है। इस तरह ना हम करें, हम कुछ सर वो बात करें जो नजर आती है। अगर ये बात नीचे थी तो आपने वहाँ दूर करनी थी या ऊपर और एक और डिवाइड क्रिएट करना था, अगर आपकी लॉजिक के तहत जाओ? सर ये दुनिया जहान में शाहजेब साहब ये चीज़ें होती हैं
और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनका जो द नेचर ऑफ वर्क विच हैज़ बीन असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये तरमीम आ जाती है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, रिक्वायर सर्टन मैच्योरिटी इन एक्सपीरियंस, उसके लिए हमने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से ही लगा लें तो आपके पास पूल इतना छोटा हो जाएगा कि उनका 2 साल, 1.5 साल, 1.25 साल नौकरी रहती होगी, आप तो फिर रोज़ जजेस ही तब्दील करते रहेंगे। तो वो एक अपर लिमिट दी है और उसके अंदर रह के सारा कुछ होगा। आपने जो बात की कि वो देख के लगेंगे और वो हमारी तरफ देखेंगे, ऐसा जज जो कि हुकूमत की तरफ देखता है कि मुझे एलिवेट होना है, उसको जज रहने का हक नहीं है, उसका या मुआवजा करे या फिर वो खुद इस्तीफ़ा दे। सर, हमें लोगों को बिलीव करना, हमें कॉन्फिडेंस देना चाहिए, हमें इस सोच के साथ बैठना चाहिए कि इदारे जो हैं वो अपने अंदर जो उसका एक ऑर्बिट है उसमें रह के काम करते हैं और हमारा उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। रही बात कि कमीशन जो है, कमीशन कंसेंसस से बना हुआ है, जुडिशल कमीशन, और वो जो पार्लिमानी कमेटी, मैं फिर एक दफ़ा दोहराऊंगा कि ये जो आइडिया था कि इसमें 4 मेंबर्स को मर्ज कर दें, मैं आज ये दावे से कहता हूँ कि इस हद तक, क्योंकि कमीशन की जब हैयत चेंज हो रही थी, ये एक ऐसी चीज़ थी कि उसमें हमने जब लार्जर कंसल्टेशन की तो अदलिया के अंदर से भी लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो टग ऑफ वॉर है कि आप 8 बंदे बैठ के, 4 अपोजिशन के और 4 गवर्नमेंट के, 8-0 के साथ किसी नॉमिनेशन को रिजेक्ट करते हैं, उसे अप्रूव नहीं करते, और हमारा एक सिंगल जज हाई कोर्ट का बैठ के उन 8 पार्लियामेंटेरियंस की बेतुकीरी करता है और दस्तखत करके वो हवा में उड़ा देता है। तो शाहजेब साहब, कुछ बैलेंस भी होना चाहिए। लोग आपको भेजते हैं पार्लियामान में, आइन लिखने का इख्तियार पार्लियामान को है, आइन की तशरीह से मना किया गया है कि आप नहीं करेंगे कि ये आप सिर्फ ये बताएंगे कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की तशरीह किस तरह होनी है, कहीं पे इबहाम है तो उसकी तशरीह कैसे होनी है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ और एक कॉन्स्टिट्यूशन के रीडर के तौर पे और वकील के तौर पे मैं बहुत क्लियर हूँ कि आर्टिकल 239 में हमारे जो 4 फादर्स थे, जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने बड़ी वजाहत से लिख दिया है कि आइन में तरमीम करना पार्लियामान का इख्तियार है और ये इख्तियार लामहदूद है और पार्लियामान का इस इख्तियार को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया सर साहब। इस बात से तो देखें, अब इस बात से तो कोई डिनाई नहीं है जो आपने बात की कि बैलेंस होना चाहिए। अदलिया ने बहुत मुदाखलत की और उसमें वाकई बैलेंस की ज़रूरत थी, इससे तो कोई डिनाई नहीं है, मगर ये बैलेंस आया है या अदलिया के अंदर एग्जेक्टिव की मुदाखलत बढ़ गई है? सवाल ये हो रहा है, जैसे आपने कहा हाई कोर्ट सारे जजेस को अपने ऑर्बिट में काम करना चाहिए। अब हाई कोर्ट का एक जज है, वो अपने ऑर्बिट में काम कर रहा है, उसे ये डर रहा है कि अगर मैंने कोई भी फैसला दिया मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफर से मना करूंगा तो पहले तो ये तरमीम थी कि वो डीम्ड रिटायर्ड होगा, मगर अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भुगते फिर अगर वो रिटायरमेंट से इनकार कर दे ट्रांसफर। तो ये आया 1973 के आइन में, तो ये बिल्कुल और शक्ल में थी। वो तो 2 साल के लिए तो बिल्कुल ही कोई कदगर ही नहीं थी, वो उठा के जहाँ मर्जी भेज दे। तो क्या 2 ट्रांसफर्स ही हुई थी ना, और वो सदर करता था, चीफ जस्टिस से उसने कहना कि जी ये प्रपोजल है आप कर दे, होती नहीं है। अब तो हमने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी है, जुडिशल कमीशन में तो सारे जजेस बैठे हुए हैं, अपोजिशन बैठी हुई है, फिर 2 चीफ जस्टिस ऐड कर दिए हैं, भेजने वाले हाई कोर्ट का और लेने वाले का। अब देखिए, अब 7 जजेस बैठे हुए हैं उस कमीशन में और उसमें एग्जेक्टिव के नुमाइंदे टोटल 4 हैं। अब हम तनकीद तो शाहजेब साहब जितनी कर लें उसमें कोई कमी नहीं है। मैं आपके हर सवाल का जवाब बिल्कुल जुडिशल कमीशन किस तरह बनेगा उस पर हमने बात कर ली। दूसरा मैं कह रहा हूं कंसेंट निकालने की वजह क्या है? तार साहब, क्यों कंसेंट निकालने की वजह क्या है? ज़ाहिर आप खुद एक सीनियर बहुत लॉयर हैं, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उसके पास होगी, तो एक बुनियादी ख्यालात समझे जाते हैं ना कि जज आज़ाद होगा, उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा, फैसले में आज़ादी होगी, एग्जीक्यूटिव की तरफ नहीं देख रहा होगा। ये कंसेंट का क्यों निकाला? कंसेंट निकाल के हमने जुडिशल कमीशन को दिया इख्तियार। अगर ये सदर के पास ही रहता तो कंसेंट ना निकलता। कंसेंट निकाला है तो जुडिशल कमीशन को दिया है। यहाँ पे शाहजेब साहब हमारे मुंह ना खुलवाएं। जजेस के बच्चे वकालतें करते हैं उन्हीं हाई कोर्ट्स में, वो करोड़ों में फ़ीसें लेते हैं। इन इश्यूज़ के ऊपर बहुत बहुत बड़े धमाके हो चुके हैं, आपको भी पता है। एक नहीं कई दफ़ा बड़े मामलात ख़राब हुए। जजेस ने प्रॉपर्टी के मामलात में उनकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व है, रियल एस्टेट के ओनर्स हैं उसी जुरिस्डिक्शन में, और उसी जुरिस्डिक्शन में वो सीनियर जजेस भी हैं। अब आप कहें जी आप उन्हें निकालते क्यों नहीं? निकाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, बिल्कुल निकालना चाहिए। निकले भी हैं इन इश्यूज़ के ऊपर लोग, रिसेंट पास्ट में निकले हैं।
लेकिन खुदा लगती बात है कि क्या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जज को अपॉइंट कर सकता है, जज को बर्खास्त कर सकता है, उसको कंफर्म ना करने का फ़ैसला कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन कर सकता है, उसे ये इख्तियार नहीं है कि उसे लगे कि एक हाई कोर्ट में कुछ एक ख़ास फील्ड के 1-2 जजेस की ज़रूरत है, उन्हें साल 2 साल के लिए भेज दे। ये फ़ैसला कमीशन पे छोड़ा है कि वो जितने अरसे के लिए भेजना चाहे, 6 माह, साल, 1-1.5 साल, जितना टाइम करे वो करें। और ये भी आपने दुरुस्त फरमाया, इस पे बड़ी बहस हुई, उन्होंने कहा नहीं, आप अगर कोई नहीं जाना चाहता तो ही शैल हैव रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। वो बताए कि जी मेरी ये रीज़न्स है, इसीलिए ये नहीं कहा कि वो रिटायर तसव्वुर होगा, और उसे मिसकंडक्ट भी नहीं रखा। हमने कहा कि उसका केस रेफ़र कर दिया जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और वहाँ पे एक क्लॉज डाली है पार्लियामान ने, उन्होंने कहा कि वो एग्जामिन करके फैसला करेंगे कि वो एट फॉल्ट हैं कि नहीं। तो ये लुब्बे लुबाब है इन चीज़ों का, मगर जब तक वो फैसला करेंगे, एक तो जो बुराइयां आपने बताई, जो बुराइयां आपने बताई वो दुरुस्त हैं कि जजेस के जो बच्चों का काम करना, प्रॉपर्टी के मामला, ऐसे जजेस ने इस्तीफा भी दिया है, ये तो अब ज़ाहिर हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। बट मसला है कि इस बुराई को ख़त्म करने के लिए कोई एक नई बुराई ना पैदा हो, उस पर बात हो रही है। जैसे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा, अगर जज इनकार करता है तो उस वक्त जब तक फैसला नहीं आएगा वो काम नहीं कर सकेगा। आप शाहज़ेब साहब, सुप्रीम मेरी बात सुन, शाहज़ेब साहब आपने देखे, आप फिर मैंने आपको अर्ज भी की थे, मैंने कहीं जाना था आपके हुक्म की। मुझे आखिरी 2-3 सवाल हैं आपसे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरी बात तो सुने ना, सुप्रीम शाहज़ेब साहब मेरी बात तो सुन लेना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कौन बैठा हुआ है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप 5 की बजाय 7 जजेस बैठे हुए, वहाँ पे एग्जेक्टिव का कोई बंदा नहीं है। अब देखें, खुदा के लिए पार्लियामान पे थोड़ा सा रहम करे, ऐसे अछूत तो ना बनाए पार्लियामान को। पार्लियामान की तो पार्लियामेंट की, और ये अछूत है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की तो हम हमेशा बात करते हैं, बट ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही थी जिसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ जो हुआ, जिसके आप आज भी नहीं एग्री करते और फिर बाद में ओवरटर्न करना पड़ा। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही थी जिसमें बहुत बायस्ड एटीट्यूड था जस्टिस फाइज ईसा के साथ, और आप लोग उस वक्त जस्टिस फाइज ईसा के साथ खड़े थे। उन्होंने बहुत स्मार्टली अपना केस आगे बढ़ाया। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई ऐसा फोरम नहीं है और बहुत सीक्रेटिव वर्किंग करता है वो, और जब तक वो फैसला नहीं करेगा तब तक जज काम भी नहीं कर रहा होगा, उसे काम करने की इजाजत नहीं होगी, जस्ट बिकॉज कि उसने ट्रांसफर से इनकार किया। तो आप शाहज़ेब साहब, आप फिर हमारी सरजनिश करते रहेंगे जो सारी उम्र के मजलूम हैं कि करप्शन के इल्ज़ाम भी जिस मर्ज़ी चौराहे पे खड़े होके लगा दे सियासतदान पे, कोई डेफेमेशन नहीं है। जो मर्ज़ी उठ के गाली दे डेफेमेशन नहीं है। बच्चियों की तस्वीरें लगा दे, बेटों के स्कैंडल छाप दे, कोई कंटेम्प्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कानून साजी करें तो वो बुरे हैं, और वो अंदर अपने क्लब में बैठ के जो मर्ज़ी करें वो अच्छे हैं। मैं कहता हूँ चीज़ों को बैलेंस आउट रखना चाहिए। आप इसे तहम्मुल से पढ़िएगा। मैं पूरे आपके नाजरीन से ये अर्ज़ करता हूँ कि ये वर्जन कल परसों तक उर्दू तर्जुमे के साथ अखबारात के ज़रिए भी उन तक पहुँच जाएगा। मैं कोशिश करूँगा इसे हम अपनी वेबसाइट पर भी लगा दें, नेशनल असम्बली की और सैनेट की, इसका उर्दू तर्जुमा। इसे पढ़िए, इसे गौर से पढ़िए। मैं ये पूरे एतमाद से बात करता हूँ कि इस पे किसी किस्म की मैलाफेडी एट्रीब्यूट करना, कोई बुरी नीयत एट्रीब्यूट करना, ये गैर मुनासिब होगा। ये 2006 से किसी एक सवाल से आपको लगा कि मैंने गौर से नहीं पढ़ा है या बार-बार नहीं पढ़ा है? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। ये वो सवालात हैं, आप अच्छा कर रहे हैं कि मैं आपका मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि आपके इन सवालात की वजह से मुझे कुछ चीज़ों की वजाहत का मौका मिला है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं आपके नाजरीन से ये कह रहा हूँ और सोशल मीडिया यूज़र से कि वो वर्जन एक दफ़ा कल आ जाएगा, इसे देखें, आराम से पढ़ें। मेरी नाक़िस राय में ये जो पार्लियामान का इख्तियार है आइन की तरमीम करने का, उसको भी मेरी बात करता कि उसके मुताबिक हुआ है, क्योंकि वो तो अटल है। लेकिन जो स्कीम ऑफ थिंग्स है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको मद्देनज़र रखते हुए आला अदालतों के जज साहिबान की इज़्ज़त और तकरीम और उनके ओहदों के तकद्दुस को मलूज़े खातर रखते हुए हर चीज़ ये की गई है। और आप देखेंगे, अल्लाह करे कि इसके समरात हमें नज़र आएँ। हमारी सुप्रीम कोर्ट पे जो 62,000 मुकदमात का बोझ है, वो ये 20-24 जजेस इन हमाक के साथ उनसे उहदा बरा हों। आपके आइनी मुकदमात 5% है या 6% है, लेकिन वो क्वालिटी टाइम आपका 40% ले जाते हैं। कई रिज़र्व सीट्स के केस पे 2 माह लग गए, कहीं MPA की डिफेक्शन पे 2 माह लग गए,
कभी किसी केस पे 1.5 माह लग गया, फिर ये हमारे कुछ टैक्सों के सुपर टैक्स के वो एक जायज़ मसला था, कौमी मसला, उस पर टाइम। तो आप इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये फ़र्क देखेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में बड़ी शामिल करते हैं, और खबर आपके सामने रखें। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर आज शाम 7 बजे के करीब एक खौफनाक धमाका हुआ है। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 13 अफराद मारे गए हैं और 24 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जबकि मज़ीद अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ताहम भारतीय तहक़ीक़ाती इदारों और दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस बात का तयन नहीं किया है कि यह धमाका दहशतगर्दी का वाक़या था या फिर सिलेंडर फटने, शॉर्ट सर्किट या किसी और चीज़ का नतीजा था। ताहम भारतीय न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी के मुताबिक पुलिस ज़राए ने बताया है कि धमाका सिलेंडर फटने से हुआ है। इसके अलावा BBC हिंदी के मुताबिक दिल्ली फायर सर्विस ने बताया है कि शाम 6:55 पर कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब एक कार में धमाका हुआ है। धमाके के बाद लगभग 6 गाड़ियों में आग लग गई और करीब खड़ी दीगर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की इत्तला के बाद 7 आग बुझाने वाली गाड़ियां लाल किला मेट्रो स्टेशन पर भेजी गईं। इस धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की जानिब से इलाके को घेरे में ले लिया गया है। पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारे तहकीकात कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस धमाके के बाद सिर्फ दारुल हुकूमत दिल्ली में ही नहीं बल्कि मुंबई समेत दीगर बड़े शहरों और रियासतों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक रियासत बिहार, जहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और केरला में भी हाई अलर्ट है। इसी तरह भारत की सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने मुल्क भर में अपने ज़ेर इंतज़ाम एयरपोर्ट, सरकारी इमारतों और दीगर मकामात के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस के चीफ कमिश्नर ने मीडिया को धमाके की तफसीलात बताते हुए कहा कि 6:52 पर एक स्लो मूविंग व्हीकल रेड लाइट पर आकर रुकी और फिर धमाका हो गया। गाड़ी के अंदर लोग मौजूद थे। धमाके के आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई। एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसमें लोग मौजूद थे और भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि गाड़ी के अंदर मौजूद अफराद की तादाद 3 थी। इसी तरह इन शाहिदीन भी इस धमाके के खौफनाक तफसीलात बता रहे हैं। वहाँ पर इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। जब हम पहुँचे हैं तो 4 से 5 बॉडियाँ पड़ी हुई थी, मतलब बिखरी हुई थी, पड़ी भी नहीं होती, बिखरी हुई थी, पार्ट्स में बिखरी हुई थी। उसके आसपास की गाड़ियों में ब्लास्ट हो चुका, गाड़ियों में आग लग रही थी। हम अपनी गाड़ियां लेके पहुंचे, जो हमें बॉडियां मिली हैं वो हमने कलेक्ट करी हैं। कलेक्ट करने के बाद हम अस्पताल में लेकर आए हैं। धमाका किस इलाके में हुआ, कैसे हुआ, रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया। सबसे कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि धमाके से मुताल्लिक तमाम इम्कानात को देखा जा रहा है। फौरी तहकीकात मुकम्मल करके नतीजा आवाम के सामने रखा जाएगा। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जुमे को पाक अफगान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि आगे भी मुज़ाकरात की ना उम्मीद है और ना ही प्रोग्राम है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा था कि सालिस भी अफगान तालिबान से मायूस हो गए हैं और अब खबरें आ रही हैं कि तुर्की पाक अफगान मुज़ाकरात के हवाले से एक और बड़ी कोशिश करने जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के हमसाया मुल्क ईरान ने भी पाक अफगान तनाज़ा हल करने में सालिसी की पेशकश कर दी है। हफ्ते को अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में अज़रबैजान के विक्ट्री डे के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर एर्दोआन की मुलाकात हुई थी, जहां पाक अफगान मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई थी। इस हवाले से तुर्की के सदारती दफ्तर के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन के मुताबिक बाकू से वापसी के दौरान फ्लाइट सदर एर्दोआन से सहाफ़ियों ने पाक अफगान मुज़ाकरात के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में यह मामला भी ज़ेरे बहस आया। इस अमल में हमारी शमूलियत मस्बत सिमत में आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि अच्छा नतीजा निकलेगा। इसी हफ्ते हमारे वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो वहाँ इन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और दोहा में शुरू होने वाले अमल को अनक़रा में कामयाब नतीजे तक पहुँचाने के लिए काम करेंगे। तुर्की के आला हुक्काम के इस अहम दौरे के बारे में मज़ीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़
एजाज सैयद की सिफारती ज़राए से खबर के मुताबिक पाकिस्तानी और तुर्क हुक्काम दौरे की तारीख तय कर रहे हैं। तुर्क वफ्द के दौरे की तारीख 1-2 दिन में तय होने का इम्कान है। सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्क सदर ने पाक अफगान तनाज़ा हल करने के लिए वफ्द भेजने का ऐलान किया है। तुर्क सदर ने कहा है कि तुर्की हुक्काम का दौरा पाक अफगान कशीदगी पर बातचीत के लिए है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता किया और पाक अफगान तनाज़ा हल करने में सालिसी की पेशकश कर दी है। जबकि ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक आज हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इसी राब्ते का हवाला देते हुए कहा कि हम एक बार फिर अपनी इस पेशकश का इरादा करते हैं और फ़रीक़ैन इस बात को कबूल कर लें तो ईरान दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के बेनतीजा इख्तिताम के बाद दफ्तर ख़ारजा ने तफसीली मौक़िफ़ जारी किया है। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में 7 नवंबर को ख़त्म हुआ। अफगानिस्तान से मुसलसल होने वाले हमलों के रद्द-ए-अमल में अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान की कार्रवाई उस अज़म और इरादे की अक्कास थी कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी चीज़ से दरेग नहीं करेगा। बयान के मुताबिक TTP और BLA को रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन डिक्लेयर किया जा चुका है। इसलिए जो कोई भी उन्हें पनाह देगा, उनसे ताउन करेगा या उनकी माली मदद करेगा, वो पाकिस्तान और उसके अवाम का खैर ख्वाह नहीं है। पाकिस्तान अपने मफादात और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने के लिए पुरअज़म है। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जो कोई भी तुर्की और कतर की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात का जायज़ा लेगा वो ये आसानी से समझ सकता है कि तालिबान रजीम का असल मकसद अफगानिस्तान में TTP और BLA से ताल्लुक़ रखने वाले अनासिर के ख़िलाफ़ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम किए बगैर सिर्फ आर्ज़ी जंगबंदी को तूल देना था। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मफरूज़ों पर मबनी इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ बयानात के ज़रिए मुज़ाकरात को तूल दिया और किसी ठोस नतीजे तक पहुँचने की कोशिशों को नाकाम बना दिया। बयान में मज़ीद लिखा है कि तालिबान रजीम TTP और BLA के दहशत गर्दों को पनाह गुज़ीन ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह ह्यूमैनिटेरियन या पनाह गुज़ीनों का मामला नहीं है, बल्कि दहशत गर्दों को पनाह गुज़ीन बनाकर पेश करने की एक चाल है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुकीम हर पाकिस्तानी और उसकी फैमिली को वापस लेने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उन्हें तोरखम या चमन की सरहद से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए, ना कि उन्हें जदीद हथियारों से लेस करके सरहद से पाकिस्तान में धकेला जाए। बयान के मुताबिक अफगान तालिबान में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो पाकिस्तान के साथ तसादुम नहीं चाहते, मगर उनमें एक मजबूत लॉबी है जो बैरूनी अनासिर की माली मदद से कशीदगी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा अफगान तालिबान दहशतगर्दी को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार देते हैं, मगर वो ये नहीं बताते कि अफगानिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों को जायज़ करार देते हुए फतवे जारी किए हैं। साथ ही पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों में बड़ी तादाद में अब अफगान शहरी शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान का यह बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल है, जबकि अफगान तालिबान की जानिब से भी पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयान और इल्ज़ामात पर मबनी मौक़िफ़ दिया जा रहा है। मुज़ाकरात में नाकामी की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पर डाली जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान इस तनाव की कैफियत में एक दफ़ा फिर तुर्की मुज़ाकराती अमल बहाल करने के लिए अपना आला सतह का वफ़द पाकिस्तान भेज रहा है, जबकि ईरान भी सालिसी की पेशकश कर रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।